हेलो गाइज, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। तो पीसीएम टुडे चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है डायरेक्शन कोसाइंस। ये डायरेक्शन कोसाइंस 3D और वेक्टर के हर टॉपिक में यूज होने वाला है। ये फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर बोर्ड हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है इसका। इसी के अंदर हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में जानेंगे और इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है। सपोज किया है कि अब हम लोग वेक्टर से अब 3D में धीरे धीरे पहुंच रहे हैं कि वेक्टर का ही पार्ट है लेकिन 3D का बात करेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बारे में। सपोज किए है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब मान रहे हैं कि P एक पॉइंट है तो O से P एक पोजीशन वेक्टर बनेगा जिसका नाम है OP, मतलब P का पॉइंट का वैल्यू का नाम है, कोऑर्डिनेट है एक्स वाई एंड जेड। अब जो OP एक लाइन है, OP एक पोजीशन वेक्टर है। तो OP जो है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में। कितना? पॉजिटिव डायरेक्शन में। उसी तरह से बीटा जो है OP के साथ, OP जो है वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। उसी तरह से जेड एक्सिस के साथ OP जो है गामा एंगल बना रहा है। तो कि हम लोग लिख सकते हैं कि इफ अल्फा बीटा आर एंगल मेड बाय OP वेक्टर, OP पोजीशन वेक्टर जो है वेक्टर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस OX, OY एंड OZ। OX के साथ अल्फा, OY के साथ बीटा और OZ के साथ गामा एंगल बना रहा है। तो cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा, cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आर known as डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट वेक्टर। अब cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा, गामा ये गामा है। cos गामा को हम लोग क्या बोल रहे हैं? cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा को ही हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। अब इसको इट इज डिनोटेड बाय L, M and N रिस्पेक्टिवली। मतलब L को हम लोग बोलेंगे cos अल्फा, M को बोलेंगे cos बीटा और N को बोलेंगे cos गामा। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू cos अल्फा, M इज इक्वल टू cos बीटा एंड N इज इक्वल टू cos गामा। ये हो गया हम लोगों का। यही है डायरेक्शन कोसाइन। मतलब कोई भी एक पोजीशन वेक्टर है, कोई भी एक वेक्टर है, यदि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कोई भी एंगल बना रहा है तो वो एंगल का कॉस जो होगा वही, वो एंगल का कॉस जो होगा वही क्या होगा? उसका डायरेक्शन कोसाइन होगा। वही एंगल का डायरेक्शन कॉस एंगल जो होगा वही होगा डायरेक्शन कोसाइन। एक्स एक्सिस के साथ cos अल्फा, वाई एक्सिस के साथ cos बीटा, जेड एक्सिस के साथ cos गामा। अब अल्फा, बीटा और गामा इसका जो वैल्यू होता है 0 से पाई के बीच लाई करेगा। ये अल्फा, बीटा और गामा, ये गामा का जो वैल्यू है वो लाई करेगा 0 से पाई के बीच। मतलब ये एंगल जो होगा 0 से 180 डिग्री के बीच का वैल्यू होगा। सपोज करते हैं कि यदि अल्फा, ये चीज जो है, अभी यहाँ हम लोग स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? ओरिजिन से। यदि ओरिजिन से स्टार्ट ना हो तो हम लोग लिख सकते हैं L इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस अल्फा। यदि ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो तो M इज इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस बीटा। N के लिए हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस गामा। तो
ये सब बातें हो गई डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, इसके बारे में हम लोग आइए देखते हैं। तो अब देखते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस क्या होने वाला है। और अल्फा बीटा और गामा जो है इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, डायरेक्शन एंगल। तो आइए देखते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस किसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। अभी हम लोग जान रहे हैं L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा और N इज इक्वल टू कॉस गामा, यही हम लोग जान रहे हैं। तो एक्स एक्सिस मतलब क्या है कि अल्फा जो होगा वो किसके साथ होगा, अल्फा का वैल्यू कितना होगा, अल्फा मतलब पॉजिटिव एक्सिस के साथ, अल्फा मतलब जो एक्स एक्सिस के साथ क्या होगा, जितना एंगल पर होगा। तो एक्स एक्सिस ही है तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि अल्फा जो होता है वो कोई भी जो दिया हुआ वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल पर है। तो एक्स एक्सिस ही एक वेक्टर है, तो एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके लिए एक्स एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा मेरा, अल्फा इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल इज इक्वल टू कॉस 0, इसका मतलब 1, एल का वैल्यू आ गया 1। अब हम लोगों को यदि बात करना है एम के लिए, कॉस बीटा, बीटा का वैल्यू कितना होगा, एक्स एक्सिस, बीटा मतलब वाई एक्सिस के साथ कितना बना रहा है। तो यदि एक्स एक्सिस एक वेक्टर है तो वाई एक्सिस के साथ कितना, सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस कितना डिग्री पर बना रहा है एंगल, ये वेक्टर जो ऐसा है ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। तो ये वाला वेक्टर और वाई एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो बीटा का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री होगा तो m का वैल्यू कितना होगा, cos 90 डिग्री, इसका मतलब 0। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, गामा का वैल्यू भी क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ जेड कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, परपेंडिकुलर है सब अपने में तीनों एक्सिस। तो क्या होगा कि n इज इक्वल टू होगा cos 90 डिग्री, cos 90 का मतलब 0। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस इज क्या होगा, 1 0 एंड 0। ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। तो अब जो इसी तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस क्या होने वाला है कि वाई एक्सिस का बात होगा तो वाई वाला टर्म में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और एक्स और जेड वाला टर्म में 0 हो जाएगा। उसी तरह से जेड एक्सिस के निकालेंगे तो एक्स और वाई वाला टर्म में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जेड वाला टर्म में 1 हो जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस आप लोगों को बनाना है। तो आप लोग बनाइए कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स वाई एक्सिस क्या होगा और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस क्या होगा, और उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो आइए अब हम लोग देखने वाले हैं कि डायरेक्शन कोसाइन पर बेसिस कुछ थ्योरम है, कुछ प्रॉपर्टीज है कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे हम लोग उसको क्वेश्चन में यूज कर पाएंगे उस थ्योरम को, और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, उसके बारे में आगे देखते हैं। तो ये थ्योरम है, ये पहला है, इसी थ्योरम के अंदर दूसरा होगा, तीसरा होगा, वो मैं बताते जाऊंगा। अब इस थ्योरम को हर बार नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज जैसे थ्योरम को मैं लिखूंगा, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, और डायरेक्ट इसी को प्रूव करता जाऊंगा। तो सबसे पहला चीज जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इफ पी एक्स वाई जेड लाइज इन स्पेस, स्पेस मतलब 3D का बात हो रहा है, सच दैट कि OP वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर विथ डायरेक्शन कोसाइन L M एंड N। डायरेक्शन कोसाइंस का वैल्यू दिया हुआ है L M एंड N। L M एंड N का वैल्यू क्या होगा, L इज इक्वल टू cos अल्फा होगा, M इज इक्वल टू cos बीटा होगा, और N इज इक्वल टू cos गामा होगा। अब तब क्या प्रूव करने बोल रहा है, तो देन प्रूव करना है कि L इंटू मोड ऑफ वेक्टर R, M इंटू मोड ऑफ वेक्टर R
and n into mode of vector r is the projection of ox, oy, oz respectively। ये बताना चाह रहा है, ये चीज हम लोग को प्रूव करना है। तो प्रोजेक्शन का बात आया है, तो प्रोजेक्शन के लिए मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं कि सपोज करो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है एंड दूसरा वेक्टर बी है। एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। यदि ऐसा कुछ हो, यदि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर बी, तो हम लोग लिख सकते हैं ये वेक्टर इनटू बी का यूनिट वेक्टर। मतलब जिस वेक्टर के ऊपर लिखना है, प्रोजेक्शन हम लोगों को देखना है, तो क्या होगा, उसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर होगा। मतलब ए वेक्टर इन डॉट बी वेक्टर बाय मोड ऑफ बी वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब तो वही होता है, यूनिट वेक्टर मतलब दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ दैट वेक्टर। तो ये चीज हो गया प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब यही हुआ कि दैट जिस वेक्टर का निकालना है वो इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ जिसके ऊपर निकालना है उसका यूनिट वेक्टर। मतलब हम लोगों को बोला गया है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ए का प्रोजेक्शन किस पर निकालना है, वेक्टर बी के ऊपर। तो जिसके ऊपर निकालना है उसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे दिए हुए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट में। मतलब ए वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ बी, ये ध्यान होना चाहिए, यूनिट वेक्टर ऑफ बी। तो ये वाला चीज जब हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग बात करते हुए देखते हैं कि एल एम एन का बात होगा जब, तो प्रोजेक्शन ऑफ हम लोग लिख सकते हैं, ये आर दिया हुआ है, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू आर। आर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये होगा आर का वैल्यू या तो ओपी का वैल्यू। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पहले लिख सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन ओएक्स। ओएक्स मतलब एक्स एक्सिस के तरफ, ओएक्स मतलब एक्स एक्सिस के तरफ, मतलब आई के तरफ। इसी को ना बोलते हैं आई, और इसको बोलते हैं क्या, वाई एक्सिस में जे, और जेड एक्सिस वाले को क्या बोलते हैं, के कैप। तो हम लोगों को क्या लिखा जा रहा है यहाँ कि प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब वो एक्स मतलब आई पर। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है, आई है यहाँ, वहां क्या था, ए इंटू बी का यूनिट वेक्टर। जब बी वेक्टर था तब, यहाँ आई वेक्टर है, आई क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। तो इसको यदि डॉट प्रोडक्ट हम लोग जानते होंगे, या तो 11th में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो नेक्स्ट में बताने वाला हूं जब डॉट प्रोडक्ट का चैप्टर आएगा तो। लेकिन जनरली हम लोग डॉट प्रोडक्ट जानते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा। तो हम लोगों को क्या लिख सकते हैं कि मोड ऑफ आर इंटू क्या लिखेंगे, मोड ऑफ आई कॉस अल्फा। अल्फा क्यों, क्योंकि ओ एक्स के साथ आर कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ओ एक्स के साथ अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है, तो कॉस अल्फा। अब बताओ यहाँ कि ये आई जो है, आई का मोड कितना होगा, आई तो यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, यूनिटी होता है। तो मोड ऑफ आर, और ये 1 हो गया, तो डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं कॉस अल्फा। इसका मतलब क्या हो गया कि ए कोस अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यही तो एल है, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा होता है। यदि कॉस बीटा होता तो एम लिखते हैं उसके लिए, तो इसी को लिखते हैं एल। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कि एल मोड ऑफ आर वेक्टर। तो यही बताना चाह रहा है कि ये जो आर विच इज इन डायरेक्शन, तो हम लोगों को क्या प्रूव करना है कि ये जो है, ये एल इंटू आर जो है वो प्रोजेक्शन ऑन किस पर है, ओ एक्स पर है। ये L इंटू मोड ऑफ R जो है वो प्रोजेक्शन किस पर है, OX पर। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए यदि J यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ J का मोड होगा, और यहाँ ये दोनों के बीच R इंटू आई का बीच का एंगल क्या था, अभी cos अल्फा था, R इंटू आई, R ये वाला है और I मतलब x एक्सिस। यदि यहाँ J होता तो R और Y का एंगल होता, R जो ये है और Y मतलब Y एक्सिस के बीच क्या एंगल होता, बीटा होता, तो ये बीटा आ जाता, तो हम लोग m मोड ऑफ R लिखते। तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट, हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ओ आई
प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन ओ वाई, मतलब किस पर, जे पर, तो क्या हो जाएगा m इंटू मोड ऑफ आर। एंड इसी तरह से हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन ओ जेड लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा ऑन ओ जेड पर भी क्या हो जाएगा n इंटू मोड ऑफ आर। यही हम लोगों को प्रूफ हो गया। क्या करना है कि कोई भी चीज, इसमें सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर के बीच प्रोजेक्शन किसको कैसे निकालते हैं, तो जिस वेक्टर के ऊपर निकालना है, तो जिसके ऊपर ऑन दैट वेक्टर, मतलब उसी का यूनिट वेक्टर उस वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के साथ होगा। मतलब ए डॉट बी होता है, ए वेक्टर को बी पर निकालना है, तो बी का यूनिट वेक्टर ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर किस पर, बी पर, इसीलिए जिस वेक्टर पर निकालना है उसका यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे एक दिए हुए दूसरे वेक्टर पर। तो ये हम लोगों को पता चल गया पहला थ्योरम से कि L मोड R, M मोड R और N मोड R जो है मैग्नीट्यूड ऑफ R इज द प्रोजेक्शन ऑफ OX, OZ, OY, OZ रिस्पेक्टिवली। अब नेक्स्ट जो है इसी में यही चीज दिया हुआ है, लेकिन कुछ और थ्योरम है, कुछ फॉर्मूले हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, नेक्स्ट जो हम लोग को प्रूव कर रहा है कि x को हम लोग लिख सकते हैं x मोड ऑफ वेक्टर r, y को लिख सकते हैं m मोड ऑफ वेक्टर r, z को लिख सकते हैं m मोड ऑफ वेक्टर r। ये कैसे लिख पाएंगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अभी इसके पहले में जो बताया वो क्या दिखा था कि प्रोजेक्शन ऑफ r वेक्टर ऑन OX मतलब क्या, आई वेक्टर के ऊपर, आई कैप के ऊपर। तो हम लोगों को ये प्रोजेक्शन जब देख रहे थे तब क्या पता चला था कि इस पर प्रोजेक्शन का मतलब क्या, आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई वेक्टर, यही देखे थे। और ये चीज इज इक्वल टू हम लोग अभी क्या जानते हैं, यहाँ क्या प्रूफ किए थे पिछले डेरिवेशन से, L इंटू मोड ऑफ आर, यही जानते हैं। अब देखो r का वैल्यू क्या हो, यहां से देखो r का वैल्यू क्या है, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो यहां हम लोग यदि पुट करते हैं xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, अब ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, i के साथ, इज इक्वल टू L इंटू मोड ऑफ r वेक्टर। तो क्या होगा, अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं आप लोगों को पता भी होगा कि i वाला कोफिशिएंट के साथ i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और दूसरा कोई भी चीज रहेगा तो उसके लिए जीरो होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यदि i और j का बात होगा तो वो दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री होगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉस 90 मतलब जीरो, मतलब i वाला i के साथ होगा तो जीरो एंगल होगा, तो कॉस जीरो का 1, तो i डॉट i मतलब क्या हो जाएगा 1, मतलब यहाँ क्या बचेगा x इंटू 1 प्लस y इंटू जीरो। जीरो क्यों हो रहा है वो समझने वाली बात है, क्यों, क्योंकि ये i और j है, ये j है और ये i है, i और j के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, और वो डॉट प्रोडक्ट में cos 90 मतलब क्या होता है, जीरो होगा, तो ये टोटल जीरो हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग जीरो लिखते हैं और कुछ नहीं लिखने वाले हैं, डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम लोग, i वाला टर्म ही केवल रहेगा, तो ये x बचेगा और प्लस जीरो बचेगा, प्लस जीरो इज इक्वल टू L इंटू मोड ऑफ r बचेगा। तो ये क्या आ गया, x इज इक्वल टू L इंटू मोड ऑफ r वेक्टर आ गया। तो ये हम लोगों को प्रूफ हो गया x इज इक्वल टू L इंटू मोड ऑफ r। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ r ऑन y एक्सिस, मतलब वो y होगा तो यहाँ j होगा, यहाँ j होगा और यहाँ भी j होगा, तो ये x वाला टर्म जीरो हो जाएगा और y आ जाएगा, और y इज इक्वल टू यहाँ L नहीं, यहाँ क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, तो ये वाला चीज प्रूफ हो जाएगा। वैसे ही z एक्सिस वाला भी होगा। तो ये दोनों को आप अपने आप कॉपी पर प्रूफ कीजिए, कुछ मिनट तक वीडियो को पॉज कीजिए, और ये जो दो बचे हुए हैं y इज इक्वल टू m मोड ऑफ r एंड z इज इक्वल टू n मोड ऑफ r, ये अपने आप में आप लोग प्रूफ कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रूफ हो रहा है कि नहीं। तो अब मैं नेक्स्ट देखने वाला हूँ, नेक्स्ट थ्योरम में क्या बताना चाह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में, तो उसको आइए देखते हैं। तो ये तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा थ्योरम है, ये बोल रहा है कि ये चीज हम लोग को प्रूव करना है, वेक्टर r इज इक्वल टू मोड ऑफ r इंटू L ऑफ i k कैप i कैप प्लस m j कैप प्लस n k कैप, या तो यही चीज यदि इसको डिवाइड में करते हैं
तो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इज नोन एज यूनिट वेक्टर। तो यही चीज हम लोग को जनरली यही चीज को प्रूव करना है, या तो यही चीज है, ये वाला और ये वाला सेम चीज है। यहाँ यूनिट वेक्टर है, मतलब इसको यदि डिवाइड में ले आएंगे तो वही तो यूनिट वेक्टर है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को ये प्रूव करने के लिए क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू, वहां से देखो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये चीज है। तो x का वैल्यू अभी हम लोग क्या जानते थे, x का वैल्यू यदि हम लोग यहाँ से लिखना चाहें तो हम लोगों को x का वैल्यू क्या था, l इंटू मोड ऑफ आर वेक्टर। ये किसका वैल्यू था, x का, और ये i के, प्लस y का वैल्यू क्या था, m इंटू मोड ऑफ आर वेक्टर, ये हो गया j के, प्लस n इंटू मोड ऑफ आर वेक्टर इंटू के कैप। ये कहां से देखे थे, पहले बार, पहले अभी हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि x इज इक्वल टू एल इंटू मोड ऑफ आर, y इज इक्वल टू m इंटू मोड ऑफ आर, और z इज इक्वल टू n इंटू मोड ऑफ आर। ये अभी हम लोग पहले तीसरा नंबर में प्रूव कर चुके, दूसरा नंबर थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं। तो ये चीज हम लोग को पता चल गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, आर वेक्टर इज इक्वल टू, यदि हम लोग यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ आर को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो ये कॉमन ले लिए, तब क्या मिला हम लोगों को, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ये हम लोगों को पता चल गया। और यही हम लोगों, अच्छा ये मोड ऑफ आर हम लोग बाहर किए हैं, तो यहाँ से यही हम लोगों को प्रूव करना था और यही हम लोगों को मिल भी गया। अब क्या करते हैं, इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं, मतलब आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू, लिख सकते हैं हम लोग एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ये पता चल गया। अब किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं जब, तो उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो हम लोग इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं आर कैप। ये जो आर कैप है ये यूनिट वेक्टर है, आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। ये भी हम लोगों को प्रूफ हो गया। तो ये चीज हम लोगों को प्रूफ हो गया। अब इसी थ्योरम से बेस एक और प्रूफ है जो है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। वो कैसे होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये हमेशा यूज होने वाला है। ये क्या बोल रहा है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको प्रूफ करने के लिए अभी हम लोग अभी प्रूफ किए हैं कि यूनिट वेक्टर ऑफ आर, यूनिट वेक्टर ऑफ आर इज इक्वल टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ये अभी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। यदि अब हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, यदि कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास को याद कीजिए, कैसे लिखते हैं, अंडर रूट में आई जे और के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके सम करते हैं। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा, ये ना होगा। अब ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, ये पहले से यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब क्या होगा, ये अंडर रूट को इधर ले आते हैं तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब यहाँ से पता चल गया हम लोगों को कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हम लोगों को 1। और यही हम लोगों को प्रूव करना था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज इक्वल टू 1। इससे हम लोग बोल सकते हैं कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज इक्वल टू यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज इक्वल टू 1, मतलब एल एम और एन ये तीनों क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का यदि सम करेंगे तो वो कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। यहाँ से ये इक्वेशन से हम लोगों को बहुत सारे इक्वेशंस
हम लोग बना सकते हैं। और इससे जो इक्वेशन हम लोग बनाएंगे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। तो देखते हैं इससे हम लोग कौन कौन से फॉर्मूला को डिराइव कर पाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो अभी हम लोग देख लिए जो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये पहला फॉर्मूला है हम लोगों का। इससे पहले भी जो बहुत सारा फॉर्मूला था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है यही होने वाला है। इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू क्या होता है, पहले मैं बताया था एल इज इक्वल टू होता है कॉस अल्फा। तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये भी आ गया मेरा दूसरा फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोगों यहाँ से भी कुछ निकाल सकते हैं। यदि ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा तो cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2 अल्फा बाय 2। ये होता है cos स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला। cos 2 अल्फा का 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होता है। तो वहां से ये चीज होता है प्लस हम लोग यहाँ से ऐसे ही लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 बीटा बाय 2। इसके जगह में लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 गामा बाय 2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम लोगों को पता चल गया, ये 2 को एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ चला जाएगा। डायरेक्ट लिख रहे हैं थोड़ा शॉर्ट में, आप लोग 12th के स्टूडेंट है तो कुछ इतना भी तो कर सकते हो आप। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3 प्लस cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, ये 3 को इधर ले जाएंगे तो आ गया cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। अब आ गया हम लोगों को cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इज इक्वल टू माइनस 1। ये जो फॉर्मूला है हम लोगों का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एग्जाम में, कि अल्फा बीटा और गामा यदि कोई एक वेक्टर के साथ, वेक्टर जो है अल्फा बीटा और गामा एक्स और वाई जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है तो विच रिलेशन विल बी करेक्ट। तो ऐसा भी रिलेशन कुछ दिया रहेगा, ऐसा भी यहाँ -2 दे दिया, -3 दे दिया, और एक ऑप्शन जो होगा ये एक यही ऑप्शन होगा। तो हम लोगों को यही ऑप्शन को टिक करना है। अब यहाँ से भी हम लोग कुछ फॉर्मूला निकाल सकते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा होता है। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, इसी तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू इधर क्या है -1। अब यहां से 1 1 1 ये हो गया 3 और ये आ गया -2, क्या 2 को कॉमन ले लिए तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये आ गया हम लोगों का। तो अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इससे थोड़ा आगे इज इक्वल टू -1 है तो इसको आगे बढ़ते हुए मैं बता सकता हूँ कि आगे हम लोग क्या लिखेंगे। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, ये -1 था इधर और ये 3 भी उधर चल गया तो यहाँ बच गया -1 अपने से था और -3। अब ये बच गया -2, ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये गामा है, गामा इज इक्वल टू -4। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ये भी जो रिलेशन है ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब 3-4 जो मैं रिलेशन को बताया ये रिलेशन बहुत से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं
और इससे बेसिस डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा या 2 होगा -1 होगा, ऐसा कुछ होगा। तो ऐसा नहीं है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 ही होगा, नहीं। उसको तो वो तो एल का था, और एल क्या होता है, कॉस अल्फा के रूप में होता है। तो कॉस स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होगा। लेकिन ये सब जो रिलेशन है इसको फार्मूला के बेसिस पर तोड़ के हम लोगों को ब्रेक करके हम लोग ये फार्मूला को डिराइव किए। तो आज के लिए इतना ही, और डायरेक्शन कोसाइन से बेसिस कोई भी बुक से आप क्वेश्चन को बनाइए। यदि नहीं बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास कुछ डायरेक्शन कोसाइंस का होगा और इसके बाद जो होगा वो डायरेक्शन रेशियो का होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।